अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीम जुल्फ़िकार और आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स एटॉमिक मॉडल के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने बोहर्स डेरिवेशन देखी थी, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब रेडियस के बाद हम डिफरेंट और चीज़ों को आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एनर्जी, डेल्टा ई, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं किसके अंदर से भी जो है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर से जो हाइड्रोजन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं दैट इज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे और आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी जो है वो सब्सटेंस की, किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी दो चीज़ों का समेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस, गुड। तो ये दो चीज़ों को मिलाकर हमेशा टोटल एनर्जी बनता है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू के ई प्लस पी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते हैं वो बराबर होता है हाफ mv² के, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी आप बच्चे कहते हैं सर ये mgh हो गया, तो ये mgh नहीं होगा। ठीक है, mgh किस वजह से नहीं होगा ये? बिकॉज mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, बट जो है वो एटम पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। इस वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी में mgh नहीं रखेंगे, बल्कि हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो सेकंड ईयर के अंदर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे होते हैं बच्चों के। हम फर्स्ट ईयर की क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए सेकंड ईयर फिजिक्स हम नहीं जानते। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ सिंपल वे पर कि देखिए, वर्क डन और एनर्जी बात एक ही होती है। वर्क डन हो चाहे एनर्जी हो या चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ये बराबर आपके पास हो जाएगा दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट क्या बराबर होता है, और फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच में किस तरह से हम निकाल सकते हैं? ये हम निकाल सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन r², और ये r से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर r² से r कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई वो क्या आया कि Q1 Q2 अपॉन r, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए फिर क्या कर देंगे, k लिख देंगे, फिर देन Q1 मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन Ze, उसके बाद E मतलब चार्ज, Q2 सेकंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच की जो है वो एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो माइनस E यहाँ पर हमने लगा दिया अपॉन r। ठीक है, और ये भी बात हम जानते हैं कि mv² को पिछले इक्वेशन 1 में हमने पिछले डेरिवेशन में पिछले लेक्चर में बताया था, mv² बराबर होता है kZe² अपॉन r के। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, हाफ kZe² अपॉन r प्लस माइनस माइनस kZe² अपॉन r। तो हाफ में से 1 माइनस किया तो ये हो गया माइनस का हाफ kZe² अपॉन r। अब इस r की जगह r की वैल्यू पुट कर देंगे जो रेडियस हमने पिछली इक्वेशन में निकाली थी। तो एनर्जी बराबर हो गया माइनस kZe² अपॉन 2, उसके बाद r की वैल्यू दैट इज़ नहीं है मज़े की 4 पाई, इस तरह से याद कर सकते हैं, नहीं है मज़े की 4 पाई। ठीक है, तो e पर स्क्वायर और पाई पर स्क्वायर होता है। देन इसको आप ओपन अप कर दें तो ये बराबर हो गया माइनस kZe² डिवाइड बाय 2। अच्छा, ये फॉर्मूला, ये 2 से जो है वो 2 1 2 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा n² h² अपॉन mZe² के 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं, तो ये बराबर हो गया माइनस kZe² मल्टीप्लाई बाय, अब ये रिवर्स हो जाएगा mZe² के 2 पाई स्क्वायर अपॉन n² इंटू h²। ठीक है, अब जो चीज़ें यहाँ पर कट रही हैं तो उनको हम कट कर सकते हैं। आई थिंक कि कट तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन जस्ट ये आपस में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एनर्जी आपके पास बराबर हो गया माइनस k का स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद z का स्क्वायर हो गया, देन e की पावर 4 हो गई, देन m हो गया, देन उसके बाद कैपिटल K तो हो गया, उसके बाद 2 हो गया, देन π² हो गया। ठीक है, अपॉन और ये m² h²। ठीक है, सो लेट मी क्रॉस चेक इट। तो माइनस k और ये k, तो ये k² हो गया, z और ये z² हो गया, e² ये हो गया e की पावर 4, m तो m अकेला था तो m आ गया, उसके बाद 2 है तो 2 आ गया, π² है तो π² हो गया अपॉन m² h²। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट।
ठीक है, कोई भी ऑर्बिट है, n पे वैल्यू चेंज करते रहेंगे, एनर्जी आती रहेगी। उसके बाद बी पार्ट के बाद हम सी पार्ट करते हैं, दैट इज डेरिवेशन फॉर। अब हम यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन फॉर चेंज इन एनर्जी। एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन एनर्जी मतलब डेल्टा ई की कैलकुलेशन अब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सो आप जानते हैं डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी बराबर किसके हो जाएगा, E2 माइनस E1 के बराबर हो जाएगा, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो उसमें एनर्जी चेंज कितना आएगा, लोअर से हायर है, हायर से लोअर ऑर्बिट में। तो डेल्टा ई बराबर हो गया। अब ये कंप्लीट E2 को इसकी सूरत में लिख देंगे, मतलब 2 की सूरत में सिर्फ n की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि सेकंड शेल पे जो है वो n की वैल्यू 2 होगी और फर्स्ट शेल पे n की वैल्यू 1 होगी। मतलब लोअर और हायर ऑर्बिट की बात करें तो ये सारी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m2 पाई स्क्वायर अपॉन, अभी n स्क्वायर है ना तो इसको हम n2 का स्क्वायर कह देते हैं h स्क्वायर। देन उसके बाद फिर माइनस, तो ये माइनस फार्मूले का आ गया। देन फिर माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m2 पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर n1 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट शेल के लिए आप कह रहे हैं E1 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर n1 हो गया। तो देन दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको प्लस में पहले लिख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, प्लस वाली टर्म को पहले कर लेते हैं, माइनस वाली टर्म को बाद में कर लेते हैं। तो दिस इज n1 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर z स्क्वायर, ये सेम वैसे ही आ जाएगा कंप्लीट। जस्ट मैंने जो है वो अरेंजमेंट चेंज की है, प्लस वाली टर्म पहले और माइनस वाली टर्म बाद में। अब सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं सवाए n1 और n2 के, तो उसको हम सिर्फ सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा ये जो कॉमन ले रहे हैं वो पूरा कॉमन ले लें, k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m2 पाई स्क्वायर अपॉन ये h स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट आ गया और सिर्फ यहाँ पर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर बच गया माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर बच गया, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई, ठीक है। अब डेल्टा ई मालूम करने के बाद देन उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन आएगी, और थर्ड जो हमें डेरिवेशन करनी है सी के बाद डी, बल्कि सब 3 तो हो गए, फोर्थ डेरिवेशन जो करनी है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, कि जब न्यू से हम इसको शो करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पर आएगा तो क्या होगा कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जितनी एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम एक मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक या अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के मुताबिक आप जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर है किसके, h इंटू न्यू के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस इक्वेशन में डेल्टा ई को h न्यू से चेंज कर देते हैं। h है प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m2 पाई स्क्वायर अपॉन दैट इज h स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 इज लोअर ऑर्बिट, n2 इज हायर ऑर्बिट। अब इस न्यू को यहीं छोड़ चुके, न्यू ड्राइव करना है तो h को मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे, इक्वल टू दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m2 पाई स्क्वायर, और ये h स्क्वायर है, एक h यहाँ पर आ गया तो h क्यूब बन गया। तो 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। So now this is the expression for finding nu or finding the frequency of emitted radiation। क्या जो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट पे आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या वेरिएशन आएगी। So this is the D part। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो है डेरिवेशन थी। उसके बाद एक और डेरिवेशन हमारे पास है, इसी D पार्ट से फिर आगे हम पढ़ेंगे तो E पार्ट की तरफ आएंगे। तो E पार्ट में हम क्या करेंगे, वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली अ वेव नंबर। सो नेक्स्ट इज ई पार्ट। सो ई पार्ट में हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर की डेरिवेशन करेंगे। सो वेव नंबर को न्यू बार से शो करते हैं। न्यू के ऊपर जो है वो एक इस तरह से आप जो है वो बार लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है वेव नंबर। और वेव नंबर कैसे कहते हैं कि किस तरह से कहते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स
इन यूनिट एरिया या यूनिट लेंथ कह लें, इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, मतलब कि यूनिट लेंथ के अंदर जितने नंबर ऑफ वेव्स होते हैं उसको वेव नंबर कहा जाता है। लेट्स से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज एक्चुअली 1 सेंटीमीटर का पार्ट अगर आप इसको कह लें, तो इस 1 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में जितने भी वेव्स आएंगे, ट्रफ एंड क्रस्ट आएंगे, दिस विल बी कॉल्ड वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार से शो करेंगे और उसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स से उसको हम शो करेंगे। ठीक है, इस वेव नंबर को, और उसका फॉर्मूला क्या होता है वेव नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि वेव नंबर का कि न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार, या हम न्यू बार कह लें तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन सी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, और सी यहाँ पर क्या है, सी इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड, ये लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि न्यू बार बराबर है न्यू अपॉन सी के, तो न्यू बराबर होगा न्यू बार इंटू सी के। तो यहाँ पर हमने न्यू निकाल लिया, इस न्यू को क्या कर लें, सी इंटू न्यू बार से हम इसको अल्टरनेट कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, सी न्यू बार इज इक्वल टू देन कंप्लीट के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m देन 2 पाई स्क्वायर अपॉन एच क्यूब, और ये हो गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर न्यू बार निकालना है, वेव नंबर निकालनी है हमें, तो सी को क्या करें, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसको इक्वलिटी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो न्यू बार बराबर हो जाएगा के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m 2 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी इंटू एच क्यूब अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आगे हमारे पास एक एक्सप्रेशन किसके न्यू बार निकालने के, बट ये सारी के सारे वैल्यूज आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट अगर आप इसको देखेंगे, सो इट इज़ ऑल द ये सारी के सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी के सारी जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, इन सब की वैल्यू, तो हम इन सबको एक साथ कैलकुलेट करके इस न्यू बार को लिख सकते हैं RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमने इस कंप्लीट कांस्टेंट को RH का नाम दिया। अब ये RH क्या चीज़ है, हेयर RH इज राइटबर्ग, जिस साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया था उसका नाम था राइटबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के लिए राइटबर्ग कांस्टेंट है, जो कि Z की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो R के नीचे H लगा दिया हमने, H इज डोनेटिंग हाइड्रोजन, और जो R है कैपिटल R वो इसके साइंटिस्ट को शो कर रहा है, दैट इज राइटबर्ग। तो हमने किया क्यों, राइटबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट एक साथ थे, तो हमने उन सब बंच ऑफ कांस्टेंट को क्या कर दिया, एक साथ मिलाकर हमने उसको लिख दिया। तो इससे क्या हो गया, इजी टू कॉम्प्रीहेंड हो गया, ये समझने में आसान हो गया। अगर इस RH की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये RH बराबर किसके हो रहा है हमारे पास, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m 2 पाई स्क्वायर अपॉन सी एच क्यूब। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, के यहाँ पर हमारे पास है कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल रही है 9 × 10⁹ ठीक है। और यूनिट्स की अगर हम बात करें कूलम्स कांस्टेंट की, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F इज इक्वल टू, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, उसके बाद Z है, Z जो है वो आपके पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आप जानते हैं ऑफ हाइड्रोजन का है ये, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। E की बात की जाए तो E यहाँ पर क्या है, E है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और जो कि सेम ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 तो यहाँ पर, अच्छा M से मुराद की जाए तो M यहाँ पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होता है 9.11 × 10⁻31 kg। 2 तो कांस्टेंट है। पाई की बात की जाए इसकी वैल्यू 3.142 आ गई। C की बात की जाए तो C भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और C क्या है भाई, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। H यहाँ पर क्या है, H इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट, यस, और प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप इसके अंदर कैलकुलेट कर लें, RH के अंदर रख दें, पुट कर दें सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अगर हम लिख दें पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन, कि ऊपर वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें
तो ये आर एच बराबर हो गया तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, देन 9.11 सॉरी दैट इज E है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का की पावर 4, m है 9.11 10 की पावर माइनस 31 और 2 तो 2 आ गया, पाई है 3.142 और इसका स्क्वायर अपॉन ये c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 और h आपके पास है प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 का होल क्यूब। अब जब इन तमाम को अगर आप कैलकुलेटर से अगर आप इसका सॉल्व करना चाहेंगे ना तो आई थिंक यू विल बी फेल्ड इन सॉल्विंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि जब इन सारों को आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये जो पावर होगी ना इसकी प्लांक्स 34 इंटू 3 ये 100 से तजावज़ कर जा रही होगी, और ज़ाहिर सी बात है 100 से पावर ऊपर जाती है ना तो कैलकुलेटर आपका 0 आंसर देता है। तो आपको मैनुअली क्या करना होगा, कोफिशिएंट्स को अलग और एक्सपोनेंट्स को अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आखिरकार आप वैल्यू तक पहुँचेंगे 10 9 6 7 8 109678 और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटीमीटर, इन्वर्स इसकी यूनिट होती है। सो इस वैल्यू तक आप पहुंचेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट अगर आप इसको कंप्लीटली कैलकुलेट कर लें तो। बट फिर से मैं बता दूं, यू हैव टू कैलकुलेट इट मैनुअली, आपको इसको मैनुअली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि किस तरह से एनर्जी को ड्राइव करते हैं, डेल्टा ई को ड्राइव करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करते हैं और वेव नंबर को ड्राइव करते हैं। और वेव नंबर को ड्राइव करने के बाद चूंकि बंच ऑफ कॉन्स्टेंट हमारे पास मौजूद थे तो उसको हमने RH से चेंज कर दिया और RH की वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाई कि किस तरह से निकल सकती है 10 9 6 7 8। अब इससे रिलेटेड क्या होता है, बच्चों के न्यूमेरिकल्स भी समटाइम्स पेपर में आस्क कर लिए जाते हैं कराची बोर्ड के अंदर इसी फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेव नंबर। अब मैं क्वेश्चन जैसे कि लिख देता हूँ, लेट्स से क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द वेव नंबर ऑफ emitted radiation when an electron of hydrogen jumps from third orbit to second orbit. So this is the question कि बताइए वेव नंबर एमिटेड रेडिएशन का अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मतलब कि थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करे, तो थर्ड ऑर्बिट ये आपका हायर ऑर्बिट है दैट इज N2 और सेकंड ऑर्बिट यहाँ पर N1, ठीक है। चूंकि दो वैल्यूज इसके अंदर होती हैं, एक N1 होता है और एक N2 होता है, तो N2 जो आपके पास है दैट इज द हायर वन के जो जहाँ से वो जंप करके आ रहा है, और जिस पर जंप करके आ रहा है वो N1 है, वो लोअर ऑर्बिट आपके पास है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा हेयर। तो अगर हम यहाँ पर एक डेटा बनाएंगे तो बस दो ही चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है, एक तो हमें गिवन है N जो है वो 1 गिवन है लोअर ऑर्बिट दैट इज 2 और N2 गिवन है दैट इज हायर ऑर्बिट दैट इज 3, ठीक है। उसके अलावा और कुछ गिवन नहीं और हमें चाहिए भी कुछ और नहीं। अगर हम सॉल्यूशन करनी है तो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या कि न्यू बार इज इक्वल टू RH 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, और RH तो हो जाए 10 9 6 7 8, ठीक है, मतलब 10 9 पढ़े फिर सीधा चले 6 7 8। तो इजीली इसको ट्रिक से आप रिमेंबर कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन भी होता है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू N1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो न्यू बार आ गया 10 9 6 7 8 अपॉन 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। नाउ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर और इसके आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी न्यूमेरिकल विच नॉर्मली अपीयर्स इन द एग्जाम। सो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जो है वो बहुत से टॉपिक मॉडल की डेरिवेशन, चूँकि लास्ट क्लास में मैंने जो सिर्फ रेडियस कराई थी आपको, रेडियस की डेरिवेशन और उसके न्यूमेरिकल, आज मैंने आपको एनर्जी की डेरिवेशन करा दी है, डेल्टा ई चेंज एनर्जी की डेरिवेशन करा दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन करा दिया है, वेव नंबर भी करा दिया और वेव नंबर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें आज की जो है वो समझ में आई होंगी, और बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का कराची बोर्ड का, जिसको हमने आज डिस्कस किया है। तो अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्यूरीज है आपकी, तो आप उसको जो है वो कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मेरे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।